हेलो बच्चों। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग का क्लास 6 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। अच्छा, कभी आपने क्या सोचा है कि हमारे जो सराउंडिंग्स में जो हमारे स्क्वायर्स हैं, ट्रायंगल शेप्स हैं, इनका इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में क्या है? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा होगा। आज हम लोग यहाँ पे इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 6 का है, वो की जो कि है अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स में जाने से पहले हम लोग पहले समझें कि ज्योमेट्री क्या होती है हमारी। तो देखेंगे यहाँ पे ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ, हमारी ज्योमेट्री क्या है? इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, हमारी ज्योमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द शेप्स, एंगल्स, डायमेंशंस एंड साइज। तो मतलब जो ज्योमेट्री ब्रांच है ये हमारी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। जैसे हमारी अलजेब्रा होती है, वैसे ही मेजरमेंट में जो हमारा आता है वो ज्योमेट्री आता है। तो ये हमारी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि डील करती है जो डिफरेंट टाइप्स के शेप्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं और जो कि साइज होते हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स के। आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, कोई भी आपका जो वो होगा, रूम होगा, वो भी हमारा किस शेप में होता है? रेक्टेंगल के शेप में होता है। फिर हमारा जो भी क्या नाम है, सामने आपके अगल बगल जो भी चीजें आपको दिख रही होंगी, सब आपके किसी ना किसी शेप में होंगे, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट किसी ना किसी शेप में होगा। वो रिलेट करता है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप्स के चैप्टर से। तो वी सी इन एवरीडे लाइफ। ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम एशियन ग्रीक वर्ड्स जियो मींस अर्थ। जियो मींस क्या होता है बेटा? अर्थ होता है। ठीक है, जो कि अर्थ में हम लोग जानते हैं, जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं वो हमारा कौन सा प्लानिट है? अर्थ है। एंड मेट्रॉन मींस मेजरमेंट, तो हम लोग मेट्रॉन मींस मेजरमेंट को जानते हैं। तो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है हमारा ज्योमेट्री। जियो मींस अर्थ एंड मेट्रॉन मींस मेजरमेंट। इन इक्विलेटरल ज्योमेट्री देयर आर टू डायमेंशनल शेप्स एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स। तो आप जानते होंगे टू डायमेंशनल शेप्स में हमारे क्या आते हैं? स्क्वायर्स आते हैं, हमारे रेक्टेंगल्स आते हैं, सर्किल आते हैं। ये हमारे कैसे शेप्स हैं? 2D शेप्स हैं। और जो हमारा 3D शेप्स हो जाएगा उसमें हमारा जैसे आ सकता है, तीन डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और 2D में क्या रहती है? सिर्फ दो डायमेंशन होती हैं, लेंथ और ब्रेथ होती है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे जान सकते हैं हमारा क्या होता है? क्यूबाइड होता है। ये हमारा कौन सा शेप है? 3D शेप है। कैसा शेप है? 3D शेप है। जैसे आपका रूम है वो किस शेप में होगा? 3D शेप में बना है ना आपका रूम। जब देखते हैं आप, जब अपना घर बनवाते हैं तो घर बनवाते समय आपको क्या बनवाना पड़ता है? मैप बनवाना पड़ता है। ठीक है, उस मैप में देखेंगे आपको, जैसे जो बनाते हैं वो कैसे कैसे आपको 3D फिगर्स में दिखाते हैं कि आपका रूम कहाँ पे होगा, आपका किचन कहाँ पे होगा। ये सब किस में आता है? ये सब 3D में आता है। हमारा ज्योमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि डील करती है शेप, साइज और डायमेंशंस ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स से। और ज्योमेट्री हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, जो कि जियो मींस होता है अर्थ और मेट्रॉन मींस होता है मेजरमेंट। तो अर्थ में जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो किसी ना किसी शेप में होंगे और उनका मेजरमेंट करना ही हमारा क्या आ जाता है? ज्योमेट्री में आता है। ये पोर्शन हमारा किसमें आ जाता है? ज्योमेट्री में आता है। अब हम लोग आगे देखेंगे इंट्रोडक्शन में कि हम लोग के कौन कौन से आज पॉइंट्स हम लोग को आज कवर करने हैं। तो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा, सेकंड हमारा लाइन सेगमेंट, लाइन हो जाएगा सॉरी, थर्ड हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा, फोर्थ हमारा रे, फिफ्थ एंगल को आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल क्या क्या होते हैं। फिर ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल और पार्ट ऑफ सर्किल के बारे में। तो आज हम लोग पूरा ज्योमेट्री में कवर कर लेंगे, जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स है उनके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आगे हम लोग फिर से। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे। ओ देख रहे हैं बीड़ू भाई को यहाँ पे मजा आ गया है, मतलब अब आपको भी मजा आने वाला है। आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पे, जितने जितने शेप्स हैं, आपको इस क्लास में मजा जरूर आएगा। अभी मजा आएगा ना बीड़ू? तो बीड़ू अभी मजा आएगा, बस वेट करते रहिए। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हमारा आ जाता है पॉइंट। हम लोग पहले पॉइंट के बारे में जानेंगे कि पॉइंट हमारा क्या होता है। तो अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस. It has no size, only position. We represent it with a dot and label it with a capital letter like point A. जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग ने यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया। तो जो ये पॉइंट रखा है ये क्या है? ये आपको क्या बता रहा है? ये एक लोकेशन में स्पेस बता रहा है। जैसे आप देखते होंगे जब आप लोग मैप खोलते, गूगल मैप खोलते, तो जो गूगल मैप पे जहां पे आप खड़े रहते हो वहां पे एक डॉट बना रहता है। तो वो क्या बता रहा है कि आप उस स्पेस पे, उस जगह पे कहां पे आप खड़े हो? उस एग्जैक्ट पॉइंट पे खड़े हो। तो ये आपका क्या बताता है? एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। लेकिन क्या आप अगर देखिए, मान लीजिए ये हल्का सा हमने पॉइंट बनाया, ये हल्का सा पॉइंट बनाया, क्या इसका कोई शेप है? आप देख भी नहीं पाओगे क्योंकि इतना माइन्यूट पॉइंट है कि इसका कोई शेप ही नहीं दिखाई देगा, ना आपका साइज है ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या बताता है? सिर्फ एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग का पॉइंट है,
कि पॉइंट हम लोग को क्या बताता है, तो पॉइंट अ मार्क्स अ प्रिसाइज स्पॉट, एक प्रिसाइज स्पॉट है, देखिए सबसे छोटा प्रिसाइज स्पॉट है ये, देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा होगा आपको। फिर एक नेक्स्ट देखिए ये वाला बनाते हैं, क्या आपको पता चल रहा है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा होगा देखने से। तो ये हमको क्या बताता है, ये हमको एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताता है। फिर देखेंगे नो डायमेंशन, तो इसकी ना कोई लेंथ होती है और ना ही होती है इसकी कोई ब्रेथ होती है, ठीक है, ना ही कोई हाइट होती है। फिर लेबल्ड बाय अ लेटर, अच्छा किसी एग्जैक्ट पॉइंट को आपको डोनेट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, कोई एक छोटा सा पॉइंट बना देना है किसी भी स्पेस में, और वहां पे हमको क्या लिख देना है, उसको डोनेट करने के लिए हमको कोई भी कैपिटल लेटर से उसको नाम दे देना, चाहे आप ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, कोई भी आप अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेटर कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट को अगर आपको डोनेट करना, लोकेट करना है, तो आप इसके क्या कर देंगे, इसके पास आप एक कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई भी नंबर वो लिख देंगे, अल्फाबेट लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे आता है अ लाइन। तो लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड infinitely in both the direction. It has in no end points. We show it with arrows on both ends and label it using 2 points on the line. ठीक है, कहने का मतलब है जो हमारा लाइन होगी ये एक स्ट्रेट पाथ होगी, क्या होगी, स्ट्रेट पाथ होगी। हम लोग जानते हैं जो लाइन हम लोग बनाते हैं बिल्कुल कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट बनाते हैं। अच्छा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दोनों ही डायरेक्शन से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए भाई साहब, अगर हम लोग यहाँ पे ले लें ये लाइन, ये लाइन ले लें, अब ये लाइन अभी पूरा एग्जैक्ट सीधी नहीं बनी है, लेकिन आपकी लाइन जो होगी वो सीधी होनी चाहिए, तो ये सीधी है। अब इस यहाँ पे इसको एक इधर एरो बना देंगे और हम लोग इधर एक एरो बना देंगे, इधर हम लोग लिख देंगे ए और इधर हम लोग लिख देंगे बी। अब इस लाइन को अगर हम लोग जितना चाहे उतना आगे क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग के पास और जगह होती, क्योंकि आप तो अब कंप्यूटर में देख रहे हो, तो इसमें अगर हम लोग अगर आपको प्रैक्टिकली अगर समझाते तो जितना आप चाहें उतना आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब आप इस यूनिवर्स के ऊपर चले जाइए, आप डिफरेंट क्या नाम है गैलेक्सीज में चले जाइए, जितना चाहे उतना आप इसकी लाइन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लाइन क्या होता है, लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होगा जो कि बोथ डायरेक्शन से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं इनफिनाइटली। इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, इसको कहीं पे भी हम लोग रोक नहीं सकते, ये बढ़ता चला जाएगा। वी शो इट विद एरोज, तो हमने बताया आपको जैसे अगर आपको कोई लाइन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आपको पहले क्या बनाना है, एक लाइन बना देना है और उसके बोथ साइड हम लोग क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। तो ये हमारा जो फिगर है, ये आपको देखो ध्यान देना है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जब लाइन के दोनों साइड हमारे क्या बने हो, एरो बने हो, तो ये हमारे जो सिंबल है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर आपको लिखना है ए बी लाइन, तो ए बी लाइन के लिए आप पहले ए बी लिखोगे, ठीक है, आप पहले जो अपने वो अल्फाबेटिकल वो है लेटर्स हैं उनको लिख लोगे, फिर उसके ऊपर क्या कर दोगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे और बोथ साइड क्या बना दोगे, एरो बना दोगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आपकी ए बी है वो क्या है, लाइन है, ना कि लाइन सेगमेंट, ना कि रे। वो क्या बताएगा आपका कि ए बी आपको देख के बता देगा कि ये क्या है, ये जो सिंबल है कि आपका जो ए बी है वो क्या है, लाइन है, ना कि लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट अलग चीज है, आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को लाइन में समझ में आ गया होगा कि लाइन हमारी एक स्ट्रेट पाथ होती है जो कि एक्सटेंड कर सकती है बोथ डायरेक्शन में, जितना चाहे उतना हम लोग इनफाइनाइटली उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डोनेट करते हैं कैसे, एक लाइन बनाते हैं और बोथ साइड हम लोग क्या बना देते हैं, इसके एरो बना देते हैं, ठीक है। इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, ऑलवेज क्या होता है, ये स्ट्रेट होता है। अ लाइन इज नेवर कर्व, कर्व नहीं होगी, स्ट्रेट होगी बिल्कुल। नो एंड पॉइंट्स, दे डू नॉट स्टॉप, ये कहीं भी नहीं रुकते। और इनफिनाइट एक्सटेंशन, इसको हम लोग जितना चाहे उतना हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे अब हम लोग देखेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। अच्छा ये क्या है, लाइन का एक पार्ट है। इट हैज टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। आप देख लीजिए, लाइन में हमारे कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट में हमारे कितने एंड पॉइंट्स होंगे, 2 एंड पॉइंट्स होंगे। दिस मीन्स दैट इट इज हैज अ डिफिनाइट लेंथ। अब इसका मतलब है, अब जब वहां पे कोई लाइन है और उसके अगर एंड पॉइंट आ चुके हैं, जैसे मान लीजिए ये एक एंड पॉइंट हो गया ए और एक ये एंड पॉइंट हो गया बी, अगर अब इन दोनों लाइन में, इस लाइन में दोनों एंड पॉइंट आ चुके, तो क्या अब इसके आगे हम लोग इसको बढ़ा पाएंगे, सिंपल सी बात है सर जी, नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अब तो यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया ना, अब ये इसके आखिरी पॉइंट है, इससे आगे लाइन हम लोग इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो बस यही हमारा हो गया, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये हमारा क्या है, लाइन का एक पार्ट है। इट हैज टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स, दिस मींस इट हैज अ डिफिनाइट लेंथ।
दैट कैन बी मेजर। अच्छा, इसको मेजर भी किया जा सकता है। देखिए लाइन थी हमारी, तो लाइन को हम लोग जितना चाहे उतना बढ़ा सकते थे बोथ डायरेक्शन से, तो उसको क्या हम लोग मेजर कर पाते? अब मान लीजिए आप गैलेक्सी तक ले गए उस लाइन को, या आगे कहीं यूनिवर्स तक ले गए, तो क्या आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर जी। लेकिन हाँ, लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके दो इन पॉइंट है, कहीं ना कहीं तो जाके लाइन भैया रुक जाएगी ना आगे जाके, तो जहां भी रुकेगी तो वहां जाके हम लोग क्या कर लेंगे? अपना मेजरमेंट कर लेंगे, कोई भी टेप से, इंची टेप से, कोई भी टेप से, लेकिन हम लोग मेजर कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को। तो यहाँ पे वी लेवल इट बाई टू इंड पॉइंट्स, तो इसको हम लोग कैसे डोनेट करते हैं? टू इंड पॉइंट से। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एंड कैन बी मेजर एक्यूरेटली। अच्छा, इसको हम लोग एक्यूरेटली बिल्कुल क्या कर सकते हैं? हम लोग मेजरमेंट भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये वाली लाइन है PQ। अब इस PQ में ये P इसका क्या हो गया? एक इंड पॉइंट हो गया। देखिए ये वाली जो पूरी जा रही थी लाइन, ये एक लाइन थी जो कि एक्सटेंड हो सकती थी पूरे इंफिनिटली तक, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसमें दो इंड पॉइंट ला दें, हमने पढ़ा है ना लाइन सेगमेंट क्या है? पार्ट है लाइन का। तो अब हम लोग इसमें दो इंड पॉइंट लगा दें, एक P लगा दें और एक हम लोग क्या लगा दें? Q। तो अब ये इतना जो पार्ट होगा पूरे लाइन का, वो क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट बन जाएगा हमारा। सो हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो एक पार्ट है लाइन की, जिसमें दो इन पॉइंट है, और उसको हम लोग डेफिनाइट लेंथ पे एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको लाइन सेगमेंट और लाइन में अंतर आ गया होगा। अच्छा देखिए, मैंने लाइन में आपको बताया था, लाइन का जो सिंबल होता है उसमें क्या होते हैं? एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और बोथ साइड हम लोग क्या बना देंगे? एरो बना देंगे। उससे हमको पता चल जाएगा वो क्या हमारी लाइन है। लेकिन जब लाइन सेगमेंट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ए बी लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपकी लाइन है, जो भी ए बी, और उसके ऊपर हम लोग बस सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिंपल सी एक क्या कर देंगे? लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो ए बी है वो हमारी क्या है? लाइन सेगमेंट है। और जो हम लोग ने आगे पढ़ा था लाइन के बारे में, तो लाइन के लिए बोथ साइड क्या लगेगा? एरो लगेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर रिप्रेजेंट करना है लाइन और लाइन सेगमेंट डिफरेंस आपको पता करना है, तो इसमें क्या है कि आपको सिंबल पता होना चाहिए। तो लाइन का सिंबल क्या था? बोथ साइड एरो, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट का सिंबल है उसका क्या है? बस सिंगल एक हमको क्या कर देनी है? लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो आई होप इतना लाइन सेगमेंट तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रे के बारे में कि रे क्या होता है सर जी। तो a ray starts at one end point and extend infinitely in one direction। अच्छा, अब देखिए हमारा क्या था? लाइन में कोई इंड पॉइंट नहीं था, लाइन सेगमेंट में दो इंड पॉइंट थे। अब इसमें क्या आ गया रे में कि हमारा क्या होगा? एक इंड पॉइंट होगा और एक जगह से हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं जितना चाहे उतना, मतलब इनफिनिटली हम लोग जितना चाहे उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। इट हैज वन इंड पॉइंट एंड वन एरो। एक इंड पॉइंट होगा एक साइड पे, और एक साइड पे क्या होगा? उसका एरो होगा। वी लेवल रे बाई इट्स इंड पॉइंट एंड अनदर पॉइंट ऑन द रे। तो कहने का मतलब जैसे कि ये है, देखिए ये एक इंड पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये ए हो गया। अब यहां से हम लोग एक इधर आगे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पे क्या बना देंगे? एरो बना देंगे। अब जो ये एरो बन गया, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा बी हो जाएगा। तो एक तरफ पॉइंट ए हो गया और दूसरी तरफ एक एरो हो गया। अब ये एरो क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये सिंबलाइज कर रहा है कि इस पॉइंट से, बी वाली साइड से, हम लोग जितना चाहे उस लाइन को क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं सर जी। क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड मतलब बढ़ा सकते हैं जितना चाहे उतना। लेकिन हम लोग ए वाली साइड से नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि वो एंड पॉइंट है ऑलरेडी। तो हम लोग ए वाली साइड से नहीं बढ़ा पाएंगे। जिस तरफ हम लोग का एरो लगेगा उसी तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें एरो हमारा बी की साइड लगा हुआ था, तो हम लोग बी की साइड से ही इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। सो हमारा जो रे है ये स्टार्ट होता है वन एंड पॉइंट से और एक्सटेंड इनफिनिटली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन से। अब चाहे इधर से आप कर लें, और या अगर आपको रे इधर से बनानी है तो एक मिनट यहां देख लेते हैं। तो इधर से चाहे तो अब की बार इधर एरो हो जाए और इधर हमारा इन पॉइंट हो जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इधर से एक्सटेंड कर सकते हैं और चाहे इधर से। लेकिन अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए आपको क्या लिख लेना है? उस लाइन का अल्फाबेटिकल लेटर्स लिख लेना है और उसके ऊपर हमको बस क्या लगा देना है? एक एरो वन साइड। और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? रे को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रे को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए तीन हम लोग ने पढ़ा, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। अगर हमको रे को क्या नाम है
हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक साइड हम लोग क्या लगा देंगे, एरो, और एक तरफ क्या होगा, एंड पॉइंट होगा, सिंगल एरो। अब ये हमको क्या बताएगा, रे को बताएगा। अगर हमको मान लीजिए लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो ले लीजिए PQ, लाइन सेगमेंट को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो लाइन सेगमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और छोड़ देंगे, कोई एरो नहीं लगेगा लाइन सेगमेंट में, कोई भी एरो नहीं लगेगा। फिर उसके लिए हम लोग देखेंगे दूसरा, अगर मान लीजिए ADC, ये हमारी क्या हो गई, लाइन, और लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल आएगा उसके बोथ साइड क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरो आ जाएगा। तो रे के लिए वन साइड एरो, इसका जो सिंबल होगा वन साइड एरो, लाइन सेगमेंट के लिए कोई एरो नहीं, और लाइन के लिए बोथ साइड एरो। तो ये तीनों चीजें हमको क्लियर हो गई होंगी अब। तो अब देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इट बिगिंस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो एक पॉइंट से ये क्या करता है, स्टार्ट होता है, जो कि वो उसका एंड पॉइंट होता है, और वन डायरेक्शन पे ही ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है। तो एक्सटेंड एंडलेसली ऑन वन वे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी। टू और मोर लाइंस व्हिच शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड एन इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन में आपने देखा होगा इसका एग्जांपल, जैसे हम लोग देखते हैं रेलवे ट्रैक पे, सब गए होंगे घूमने, रेलवे से ट्रेन से सब लोग घूमने गए होंगे। तो जब ट्रेन से आप घूमने जाते हैं, तो कभी मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, तो आप देखे होंगे कि यहाँ से हमारी जो दो पटरियां हैं ये क्या हो जाती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है। अब जहां पे ये क्रॉस करती हैं, वहां पे एक पॉइंट होता है, सिंगल कॉमन पॉइंट होता है, उसी पॉइंट से ही दोनों ही जो पटरियां वो क्या कर देती हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। तो जो वो पॉइंट होता है जहां पे दोनों लाइन हमारी क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, पॉइंट, कॉमन पॉइंट, या हम लोग उसको कह ले इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमारा जो ये हो जाएगा, जहां पे दो लाइंस हमारी क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, कॉमन पॉइंट कह लें या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लें हम लोग। जैसे कि अब ये देखिए सीजर में हम लोग देख लीजिए, ये सीजर है, आपने कैंची चलाई होगी, किसी ना किसी काम से आपने कैंची चलाई होगी किसी ना चीज को काटने के लिए। तो जब आपने काटने के लिए चलाई होगी, तो यहाँ पे देखिए इसका एक कॉमन पॉइंट होता है, जहां पे हमारे जो दोनों ब्लेड्स होते हैं कैंची के, वो क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे एक ही पॉइंट पे। तो वो जो पॉइंट होता है हमारा, वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब देखेंगे टू और मोर लाइंस व्हिच शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड एन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो कोई दो लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइंस जो कि हमारी क्या करेंगी, शेयर करेंगे एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट को, वन कॉमन पॉइंट को क्या करेंगी, शेयर करेंगी, वही हमारी क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। तो जैसे ये दो लाइंस हैं, ये देखिए यहाँ कॉमन पॉइंट पे क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिस कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट ऑन ऑल दीज लाइंस एंड इज कॉल्ड एन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने आपको बता ही दिया, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो जैसे रेलवे ट्रैक का हम लोग ने एग्जांपल देखा, और हमने सीजर का एग्जांपल देखा। तो यहाँ पे दोनों ब्लेड्स हमारी इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक कॉमन पॉइंट पे। आपने देखा होगा अपने सीजर में, वहां पे एक जहां पे दोनों ब्लेड को बिल्कुल एक पेचकस से गया, मतलब मान लीजिए कोई स्क्रू होता है, उसमें क्या रहता है, उसी पॉइंट पे वो बंधा रहता है। तो वहीं से ये दोनों सीजर हमारी कैसे होती, मूव करती हैं। तो हमारा जो कॉमन पॉइंट होगा, जहां पे दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी क्या होंगी, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, दो लाइन जरूरी नहीं कि दो ही लाइन इंटरसेक्ट करें, दो से ज्यादा भी लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है। जैसे देख लीजिए, ये हो गया, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, और एक ये लाइन हो गई। तो ये जो लाइंस हैं, ये इसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना भैया, कर रही है कि नहीं कर रही है, तो हाँ सर जी कर रही है। तो जहां पे ये कर रही है, वही हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, वो पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमने देखा टू और मोर लाइंस विच शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड एन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे। सर जी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, देखते हैं यहाँ पे। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट इन अ प्लेन। लाइंस which do not have a common intersection point and never cross path with each other are parallel to each other. The symbol for showing parallel line is ये हो गया, ठीक है, दो वर्टिकल लाइंस। अब देखिए
इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमने क्या पढ़ा, कोई दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक कॉमन पॉइंट पे, जिस कॉमन पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पैरेलल लाइन में क्या है कि कोई दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन, ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी, जब वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे क्या ना करें, मीट ना करें, एक दूसरे पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो वही हमारी जो लाइंस होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। उनके बीच में, उन दो लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होना चाहिए। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होना चाहिए था कि हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन होना चाहिए, ठीक है, जहां पे वो एक दूसरे को काटेंगी। लेकिन पैरेलल लाइन में हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, कोई भी कॉमन ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होना चाहिए, और वो एक दूसरे के पाथ को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को वो कभी भी काटेंगी नहीं। तो वही हमारी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। जैसे ये देखिए एग्जांपल में देख लीजिए, क्रिकेट खूब खेला होगा, है ना, अभी देखा है आपने आईपीएल फाइनल, आरसीबी जीत गई, बिल्कुल आपको मजा आया होगा, आरसीबी जीत गई, ठीक है, बढ़िया है, आरसीबी जीतनी चाहिए। लेकिन वैसे मैं सपोर्टर सीएसके का हूं, तो सीएसके अब की बार नहीं आ पाई फाइनल में, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करते हैं कि आ जाए सीएसके भी, ठीक है। वैसे सीएसके 5 ट्रॉफी जीत चुकी है। तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी जो ये विकेट्स हैं, ये विकेट्स क्या है हमारे, कैसे बिल्कुल पैरेलल है, क्या इसमें कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट है कॉमन, कहीं भी ये एक दूसरे को काट रही हैं? अरे भैया जब ये एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं तो फिर उसका मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा इंटरसेक्शन का। तो इसका मतलब हमारी ये दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों विकेट्स जो हैं, ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल पैरेलल हैं। क्या है, बिल्कुल पैरेलल हैं। और इसी तरह ये वाला भी जो विकेट है, थर्ड वाला विकेट भी है, ये भी हमारा क्या है, पैरेलल है इस वाले विकेट के। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, इनका कोई कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, और ना ही ये दोनों किसी के पाथ को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन। अच्छा ये ट्रैक देखा होगा, अच्छा स्कूल में आप लोग के यहाँ गेम्स होता होगा, तो आप लोग एक दूसरे से रेस लगाते हैं ना, बिल्कुल लंच वंच में खेलने चले जाते होंगे। तो हाँ ये सेम वही ये ट्रैक है, यहाँ पे दौड़ रहे हैं सारे हमारे रेसर्स। अब देखिए इनके जो ये पाथ बने हैं, क्या ये देखिए, इनको ध्यान से देखिएगा, क्या ये कहीं किसी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी भी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ये पाथ इस वाले पाथ के बिल्कुल पैरेलल है, कहीं पे ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, और ये वाला भी पाथ इस वाले पाथ के बिल्कुल पैरेलल है। तो क्या ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो अगर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये हमारी कैसी लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। लेकिन अगर मान लीजिए अभी यही आगे चल के ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, तो जहां पे ये क्रॉस कर जाते तो वो हमारा पॉइंट ऑफ क्या हो जाता, इंटरसेक्शन हो जाता। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आ गया है, इसका मतलब फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई हैं। तो फिर ये लाइंस हमारी कैसी हो जाती, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो आई होप पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन आपने जान लिया होगा अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं एंगल पे। आ गया हम लोग का टॉपिक एंगल। अच्छा ये एंगल ऐसा टॉपिक है कि इसमें अगर आप अभी से क्लास 6-7 से अगर आपको नहीं पता होता इसके बारे में, तो फिर आपको क्लास 9-10 में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे आपका एक पूरा ज्योमेट्री का चैप्टर ही होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको अच्छे से बिल्कुल आना चाहिए कि एंगल को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग उसको लिखते हैं। तो देखते हैं पहले यहाँ पे एंगल के बारे में कि एंगल होता क्या है। तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स। एंगल्स आर मेजरमेंट इन डिग्रीज, दे कैन बी एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जांपल, कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कॉमन पॉइंट पे कर रही हैं, ठीक है। अब कॉमन पॉइंट पे अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो दोनों हमारी लाइंस होंगी ये रे होनी चाहिए, ये और ये। रे में हमने पढ़ा था एक तरफ क्या होता है एरो और एक तरफ क्या होता है एंड पॉइंट। तो ये देखिए इस वाले लाइन की ये रे हो जाएगी ए बी, और ये वाले पॉइंट में देखिए ये वाली लाइन हमारी ये दूसरी रे हो जाएगी, जिसका ये एंड पॉइंट हो जाएगा बी, और यहां पे ये हो जाएगा सी। तो देखिए दोनों ही रे के मतलब डीबी वाली रे और यहाँ पे सीबी वाली रे, दोनों के ही जो एंड पॉइंट है वो आपस में क्या है, कॉमन है। तो देखिए इस वाली रे के जो एंड पॉइंट है वो भी यहाँ पे बी है, और इस वाली रे का जो सीबी वाली रे का जो एंड पॉइंट है वो भी क्या है, हमारा बी है। तो इसीलिए हम लोग ने एंगल में पढ़ा है कि जो हमारा एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए ये बनता है एंगल हमारा, ठीक है, इसको हमने ऊपर थोड़ा बना लिया, तो ये हो जाएगा, इसको लिख लीजिए ए बी,
ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो ये देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारा कॉमन होना चाहिए, एक तरफ इसके ये ऐसे एरो रहेगा और एक तरफ ये, तो बीसी हमारी एक रे हो जाएगी और एक हमारी ए बी रे हो जाएगी, और दोनों का ही जो एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। हम लोग जानते हैं रे में कि एक तरफ एरो होता है और एक तरफ क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। अब इन दोनों ही एरो के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या जो इन दोनों एरो के बीच की क्या है, डिस्टेंस है, वही हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करती है, वही हमको बताती है कि दोनों रे के बीच का एंगल कितना है, इस फिगर का एंगल कितना है। तो मतलब कि अगर दोनों रे के जो बीच की डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट कर ले, उसको अगर हम लोग क्या कर ले, मेजर कर ले, तो वही हमको क्या बताएगा, एंगल बताएगा। क्या बताएगा, एंगल बताएगा। तो जैसे कि हम लोग ने देखा है डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, जैसे ये देखिए इस वाले एंगल को सब जानते होंगे, कौन सा एंगल है ये, राइट एंगल, ठीक है, जिसमें दोनों लाइंस आपस में क्या करती है, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। तो ये कितने डिग्री का होता है राइट एंगल, 90 डिग्री का होता है। इसी तरह हमारा एक्यूट एंगल होता है, ये देखिए, ठीक है। अब एक्यूट एंगल हम लोग जानते हैं जो कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के लेस तक होता है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, वो हमारा एंगल कैसा होता है, एक्यूट होता है। तो ये जो बीच की डिस्टेंस बताता है ये हमको क्या बताता है, एंगल को बताता है। इन दो रे की बीच की डिस्टेंस जो हमको बताती है वो क्या बताती है, उस फिगर का एंगल बताती है। तो जैसे हम लोग ने देखा है जो एक्यूट एंगल है वो लेस देन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, लाइक अ स्क्वायर कॉर्नर। और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है हमारा मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री होता है। तो हम लोग जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार यहाँ पे हम लोग अच्छे से देख लें, जो राइट एंगल होगा हमारा, राइट एंगल ये हमारा कैसा होगा फिगर, सेम ऐसे होता है, और इसका मेजरमेंट कितना होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में देख लें। जो एक्यूट एंगल होता है हमारा वो कितना होता है हमारा, उसका शेप ऐसे ही होगा कुछ, ठीक है। और ये जो होता है ये आपका हमेशा 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा। मतलब 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे वो किस में आ जाएंगे, एक्यूट एंगल में आ जाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। सो ऑब्ट्यूज एंगल हमारा 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 से क्या होगा, लेस होगा, जिसका शेप कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 से ग्रेटर होगा और 180 से क्या होगा, लेस होगा। इसका मतलब 90 और 180 के बीच के जितने भी एंगल्स होंगे वो हमारे कैसे एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बारे में, जो कि हमको पता है जो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, पूरा 180 डिग्री के। जब हमारी दोनों ही रे एंगल की, जो दोनों ही रे हमारे क्या हो जाए, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में हो जाए। देखिए जैसे अगर ये वाली जो रे थी, इसको हम लोग इतना बेंड कर दे, इतना बेंड कर दे कि इतना बेंड कर दे कि ये इसके क्या हो जाए, इस वाले पॉइंट के अपोजिट में लाइन ड्रॉ हो जाए, तो ये जो लाइन हो जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाइन 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब इस ऐसे ही हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल हम लोग जानते हैं, रिफ्लेक्स एंगल हमारा कितना होता है, 180 से ग्रेटर और किससे, जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे, हमारा 180 से ग्रेटर हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, 270 डिग्री से लेस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया, हाँ हो जाएगा। और फिर कंप्लीट एंगल, जो कि हमारा कितना होगा, 360 होगा। कंप्लीट एंगल हम लोग जानते हैं ना, पूरा 360 हो जाता है। ये जो पूरा सर्किल राउंड हो जाता है ये हमारा क्या हो जाता है, 360। अच्छा अभी तक हम देखिए आप कुछ चेक कर रहे थे, अभी तक मतलब देखते हैं कि कितने बच्चों ने पकड़ लिया होगा मिस्टेक को। यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एंगल है मैंने कितना बताया, 180 से 270। तो क्या सही है सर जी, 180 से 270? या गलत है, 270 कभी भी नहीं होता रिफ्लेक्स एंगल, 180 और 360 के बीच का होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। सो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कितना होना चाहिए, 180 से ग्रेटर और 360 से लेस, ठीक है।
अब याद रखिएगा, भूलिएगा मत, यही हम आपको चेक कर रहे थे कि आप देखिए गलती पकड़ पाते हैं कि नहीं। अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तब तो आप पकड़ लिए होंगे, लेकिन अगर आपने पहले से नहीं पकड़ा इसका मतलब आप नहीं पकड़ पाए होंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा जो होता है वो 180 से ग्रेटर होगा और 360 से क्या होगा, लेस होगा। फिर जो कंप्लीट एंगल होगा ये पूरा ही हमारा क्या बना लेगा, सर्किल बना लेगा। और अगर सर्किल बना लिया तो कंप्लीट एंगल हमारा क्या होता है, 360। और फिर उसके बाद हमारा आता है जीरो एंगल, और जीरो एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री होता है भैया। ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत हो, ये पॉइंट अगर बना ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो राइट एंगल हमारा 90 डिग्री, एक्यूट एंगल हमारा 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180, फिर रिफ्लेक्स एंगल 180 टू 360, और स्ट्रेट एंगल हमने पढ़ ही लिया जो कि हमारा 180 होगा, रिफ्लेक्स एंगल 180 टू 360, और जीरो एंगल हमारा कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये हमारे 7 टाइप के क्या हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओहो, अक्षय कुमार जी आ गए हैं। अब इनका मतलब क्या है, चिंता था तो है ना। तो देख सकते हैं आप, ये अब आपसे पूछ रहे हैं कि मजा आया भैया, जितना भी आपने पढ़ा, नहीं मजा आया तो अभी आपको और मजा आएगा। तो देख लीजिए अक्षय कुमार जी को, आपसे पूछ रहे हैं मजा आया कि नहीं मजा आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉलीगन्स पे। तो पॉलीगन्स में हम लोग देखेंगे, अ पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट नॉट कर्व्स इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, अच्छा पॉलीगन जो होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन से मिलके बनेगा। किससे मिलके बनेगा, आपका स्ट्रेट लाइन से मिलके बनेगा। पॉलीगन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, पॉली मींस मैनी और गॉन मींस साइड्स। तो जितने भी हमारे पॉलीगन्स होंगे उसमें क्या होंगे, जितने भी लाइन बनेंगी वो हमको उनको क्या कहना पड़ेगा, साइड कहना पड़ेगा। और पॉली मतलब कि जितनी चाहे उतनी लाइंस हम लोग कॉम्बिनेट करके क्या कर सकते हैं, उस फिगर को बना सकते हैं। तो अ मिनिमम ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट end टू मेक अ क्लोज फिगर। अच्छा जो पॉलीगन फिगर बनेगा ये कैसा फिगर होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए, कि मतलब कहीं से वो ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर देख लें हम लोग ट्राइंगल जब बनाते हैं तो ट्राइंगल जो होता है हमारा ये मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमने बताया पॉलीगन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए, क्लोज फिगर भी होना चाहिए। सो इट इज ऑल्सो अ क्लोज फिगर। सो अब ये देखिए ये हमारा कैसा फिगर है, क्लोज फिगर। कहीं से क्या ये ओपन है ये फिगर, नहीं सर जी कहीं से ओपन नहीं है। तो जो ये हमारा फिगर है ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। तो पॉलीगन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट एंड इट इज आल्सो एन क्लोज फिगर। वो हमारा कैसा होना चाहिए, क्लोज फिगर। अच्छा मिनिमम ऑफ कितनी लाइन सेगमेंट होनी चाहिए कि आपका एक क्लोज फिगर बना दे, तो मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए जो कि आपका क्या बना देगी, क्लोज फिगर बना देगी और पॉलीगन भी बना देगी। तो ये जैसे देख लीजिए ये जो हमारा ट्रायंगल बना है ये कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, 3 लाइन सेगमेंट से, और ये हमारा क्लोज भी है। तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, आपका पॉलीगन में आ जाएगा। तो पॉलीगन इज विद द मिनिमम ऑफ 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल एंड इट इज कॉल्ड एन ट्रिकोण। तो हमने बताया आपका कि ये त्रिकोण भी हम लोग कहते हैं हिंदी में ना, तो त्रिकोण मतलब कि 3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायंगल मतलब ये हमारी 3 साइड से मिलके ये कंप्लीट बनेगा, और ये कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ पॉलीगन, अब देखिए 3, देखिए अगर 2 हम लोग लाइन सेगमेंट लेते हैं तो क्या 2 लाइन सेगमेंट से हम लोग कोई क्लोज फिगर बना पाते हैं, आप बनाने की कोशिश करिए, क्या कोई 2 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बन पाता, नहीं बन पाता, कहीं से भी ना बन पाता। इसके लिए कम से कम आपके पास कितनी लाइंस होनी चाहिए, 3 लाइंस। और जो 3 लाइन से हमारा क्लोज फिगर बनेगा वो सबसे पहला फिगर कौन सा होगा, ट्रायंगल। और ट्रायंगल किस में आता है, पॉलीगन के टाइप्स में आता है। ठीक है, तो ट्रायंगल हो जाएगा, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप ट्रायंगल्स हो जाएगा जब 3 लाइन सेगमेंट्स होंगी। जब 4 लाइन सेगमेंट्स होंगी तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। फिर हमारी जब 5 लाइन होंगी तो पेंटागन हो जाएगा। ये देख लीजिए 1 2 3 4 और ये 5, तो ऐसे बनता है आपका 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हट हाउस की तरह जैसे आपने देखा होगा। फिर जब हमारी 6 लाइन हो जाएंगी तो हेक्सागन। ठीक है, फिर जब 7 हो जाएंगी हेप्टागन, 8 हो जाएंगी ऑक्टागन, 9 हो जाएंगी, ठीक है, नाइनागन, और 10 हो जाएंगी तो डेकागन। इसी तरह आगे हमारी बढ़ती चली जाएंगी पॉलीगन्स में। तो मिनिमम हमारी जो लाइन सेगमेंट होनी चाहिए किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए वो कितनी होनी चाहिए, 3, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। फिर उसके बाद 4 क्वाड्रिलेटरल, 5 हमारा पेंटागन, और इसी तरह हम लोग आगे 6 तक पूरा 10 तक पूरा देख लेंगे।
अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अच्छा, आपने देखा होगा जो हमारा ट्रायंगल होता है वो किससे बना होता है? 3, ठीक है, हमारा 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग 3 साइड्स भी कह सकते हैं। तो ए, बी और सी। तो एक ए बी साइड हो जाएगी, एक बी सी साइड हो जाएगी और एक ए सी साइड हो जाएगी। अब इसके 3 एंगल्स भी होते हैं, तो एक ये एंगल बन जाएगा, एक ये एंगल बन जाएगा और एक ये एंगल बन जाएगा। तो किसी भी फिगर में 3 साइड्स होंगी तो उतने ही क्या होंगे, उसके एंगल्स भी होंगे। तो यहाँ पे 3 एंगल्स हो जाएंगे। द सम ऑफ एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। अब ट्रायंगल का जो सम होता है तीनों एंगल का, वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। इसको हम लोग कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। तो द सम ऑफ all the 3 angles of a triangle is always equal to 180 डिग्री। तीनों एंगल का जो सम होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? 180। अगर 180 नहीं होगा तो फिर वो आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, और अगर 180 है तीनों एंगल का सम तो वो हमारा क्या बनाएगा? ट्रायंगल बनाएगा। तो ट्रायंगल कम्स इन वेरियस टाइप बेस्ड ऑन देयर साइड्स एंड एंगल्स। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में आपने देखा होगा। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसकी हमेशा जो तीनों साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं? इक्वल होंगी। अगर तीनों साइड्स हमारी इक्वल है तो वो हमारा कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? इक्विलैटरल। आइसोसेलेस, 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस में क्या रहेगा हमारा? 2 साइड्स कैसा होगा? इक्वल रहेगा, ठीक है। फिर राइट एंगल, तो राइट एंगल में हमने पढ़ा है। अच्छा, एक स्केलेन ट्रायंगल भी होता है, ये देखिए स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। तो अगर कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होंगी तो वो स्केलेन हो जाएगा। जब तीनों साइड इक्वल होंगी तो वो इक्विलैटरल हो जाएगा, और अगर 2 साइड इक्वल होंगी तो वो क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस हो जाएगा। अब राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री। तो हमने आगे आपको बता ही दिया था कि जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री हमारा बन रहा है तो वो हमारा जो ट्रायंगल होगा वो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग और भी पढ़ सकते हैं, जैसे एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल में क्या होगा भैया कि जो एक्यूट बनेगा उसमें हमारे एंगल्स जो होंगे वो तीनों ही एंगल कैसे होने चाहिए? एक्यूट होने चाहिए। तो वो हमारा एंगल कैसा हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। फिर ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें हमारा वन एंगल कैसा होना चाहिए? ऑब्ट्यूज होना चाहिए। अगर हम वन एंगल मान लीजिए, जैसे कि ये हम लेते हैं, ठीक है, या सॉरी इसको एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये, इसको हम लोग क्या कर दें? क्रॉस कर दें। आई होप एक काम करते हैं हम लोग, एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे ले लेते हैं हम लोग ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल जो है हमारा, ये क्या बना रहा है? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें हमारा एक एंगल कैसा होना चाहिए? ऑब्ट्यूज होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और जब हमारे एक्यूट एंगल में तीनों ही एंगल हमारे कैसे हो? एक्यूट हो, तो वो ट्रायंगल हमारा कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक्यूट। मान लीजिए 60, 60 और 60, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा। और मान लीजिए ये हमारा 120 हो जाएगा, ठीक है, और ये 30 डिग्री, तो मान लीजिए ये भी 30 डिग्री। तो 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 30 180। तो ये हमारा कैसा ट्रायंगल हो गया? ऑब्ट्यूज। हमने बताया था हमारा एक ट्रायंगल का जो एंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ऑब्ट्यूज होना चाहिए। और हम जानते हैं 120 हमारा कैसा है एंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए इक्विलैटरल, जैसा भी हमने बता ही दिया था आगे, ठीक है। तो ऑल 3 साइड्स हैव इक्वल लेंथ। तो तीनों ही साइड्स की क्या होंगी? इक्वल लेंथ होंगी, ठीक है। फिर आइसोसेलेस, किसी 2 साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी, जैसे कोई 2 साइड्स इक्वल है। और स्केलेन, ऑल साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ। तो अगर ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगी और ये 4 सेंटीमीटर। तो क्या तीनों की लेंथ सेम है? नहीं सेम है। इसका मतलब ये कैसा हो गया? स्केलेन हो गया। और आइसोसेलेस में मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या, इसमें कितनी साइड्स हमारी सेम है? 2 साइड्स। तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों ही हमारी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो हमारी जब 2 साइड्स इक्वल होंगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस। और इक्विलैटरल, जब हमारी
तीनों ही साइड्स इक्वल होंगी। तो 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो ये किसमें आ जाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल में। टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। तो हमने बताया आपको कि जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा उसमें हमारा एक एंगल कैसा होना चाहिए 90 डिग्री। फिर एक्यूट में हमारे तीनों ही एंगल कैसे होंगे, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, मतलब कि एक्यूट होने चाहिए। ठीक है, हमने बताया 60 ले लीजिए, 60 ले लीजिए और 60 ले लीजिए। फिर ऑब्ट्यूज वन एंगल इज ग्रेटर देन 190 डिग्री, तो एक एंगल हमारा कैसा होगा, ग्रेटर होगा 90 डिग्री से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो ये हमारे टाइप ऑफ ट्रायंगल थे, जो कि ये जो तीन थे वो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स से हमारे टाइप्स थे ट्रायंगल के, जो इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केल है। और अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देखेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, तो हमारे वो भी 3 होंगे, जो कि होंगे राइट, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वाड्रिलैटरल पे। तो quadrilateral is always a closed figure with 4 sides and 4 angles. The sum of its interior angle is always 360 degree. Common quadrilateral includes square and rectangle. अच्छा, अभी ये क्लास 6 में आपको नहीं एक्सपैंड टॉपिक नहीं है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन जब आप क्लास 8 में पहुंचोगे तो इसका पूरा एक चैप्टर ही है क्वाड्रिलेटरल का, तो वहां पे आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इंटरेस्टिंग वे में मजा आएगी सॉल्व करने में। तो देखेंगे यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है, क्लोज फिगर हमने बताया था आपका, जैसे ये। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा क्या है, 4 साइड से मिलके बना है। अब फिर इसके जो चार, अब 4 साइड से देखिए, जिस जिस फिगर के अगर जितनी साइड्स होंगे उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे। तो इस साइड्स के, इस फिगर के कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स, तो इसके एंगल भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब ये जो चारों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा क्वाड्रिलेटरल के, 360 होगा। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जो चारों एंगल का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 के। कॉमन क्वाड्रिलेटरल्स इंक्लूड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो जो हमारे कॉमन क्वाड्रिलेटरल है, उस जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है उसमें हमारा क्या क्या आता है, स्क्वायर आता है, जो कि 4 इक्वल साइड्स होती है और 4 राइट एंगल्स होते हैं। पैरेललोग्राम आता है कि जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं। फिर हमारा क्या आ जाता है, रेक्टेंगल, जिसमें हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और कितने एंगल्स होते हैं, 4 राइट एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। और ट्रेपेजियम, जिसमें एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ क्या होती हैं, पैरेलल साइड्स। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं, ये यहाँ पे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम का जो फिगर बनता है वो ऐसे बनता है, जिसमें जो साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, जैसे ए बी और ये सी डी। तो ए बी पैरेलल हो गए सी डी के और ए सी पैरेलल होगी बी डी की, मतलब कि जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो पैरेलल भी होती हैं और कैसी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इसका मतलब ये एंगल, एंगल सी एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल डी एंगल ए के इक्वल होगा। तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, पैरेललोग्राम के टाइप्स, वो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी पैरेललोग्राम की, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होंगे और अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगे। अब हम लोग देखेंगे जो स्क्वायर है ये भी हमारा किस में आता है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आता है। तो ये देखिए, ये हमारा स्क्वायर आ गया, जिसमें हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल, हमारी सारी साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। याद रखिएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, और वो क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है। एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, और जितने भी एंगल्स होंगे वो भी हमारे कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, मतलब राइट एंगल होंगे। ये तो ये देखिए, तो ये चारों एंगल हमारे कैसे हो गए, राइट एंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल को देखेंगे, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी। ठीक है, तो ये इक्वल भी होंगी और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, और जितने भी एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे। अच्छा देखिए, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपकी जो रेक्टेंगल की है वो मैच कर रही है किससे, पैरेललोग्राम से। तो देखिए यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या है, इक्वल है, और यहाँ ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। तो अगर इसको देख ले, तो अगर ये 90 है तो इसका मतलब इसका अपोजिट ये भी तो 90 हो गया। तो ये भी अगर देखा जाए एक तरह से, जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या है, इसके इक्वल्स हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ऑल रेक्टेंगल्स मे बी कॉल्ड एज अ पैरेललोग्राम,
कि हम सारे रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम तो कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग ऑल द पैरेललोग्राम को क्या कह दें, रेक्टेंगल्स कह दें। ठीक है, क्योंकि हमारा पैरेललोग्राम की सारी ही प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में तो आती हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि हमारी रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में आती है? नहीं आती है, क्योंकि हमारा ऑल एंगल्स आर राइट एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा अपोजिट एंगल्स आर सिर्फ इक्वल लिखा हुआ है, ना कि हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, हमारी जो रोम्बस में होगा वो सारी साइड से कैसे होंगी, हम लोग की इक्वल होंगी। अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, जो हमारे अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल। तो जैसे हम लोग ने स्क्वायर में देखा था, यहाँ पर भी हमारी सारी साइड्स कैसी थी, इक्वल थी, और उसके चारों ही एंगल्स कैसे थे, राइट एंगल्स। तो यहाँ पर भी देखेंगे रोम्बस में हमारी जो सारी साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल्स होंगी। तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, तो चारों ही साइड हमारी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और जो हमारा अपोजिट एंगल्स हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे हम लोग ने देखा कि स्क्वायर में कि हमारी चारों साइड्स इक्वल होती है और ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तो मतलब कहने का तो मतलब यही है ना कि इसकी भी जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। भैया जब ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि हमारी जितनी भी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है वो किसमें आ रही है, रोम्बस में आ रही हैं। तो इसलिए अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल द स्क्वायर शुड बी कॉल्ड एन रोम्बस, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल रोम्बस कॉल्ड बी एन स्क्वायर। कि हम लोग सारे स्क्वायर को रोम्बस तो कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग सारे रोम्बस को क्या कह दें, स्क्वायर कह दें। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी रोम्बस की प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे ट्रेपेजियम में। तो ट्रेपेजियम में हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो हमारा ट्रेपेजियम होता है वो हमारा क्या होता है, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स डू नॉट हैव इक्वल इन लेंथ। तो कहने का मतलब है जैसे अगर हम लोग ट्रेपेजियम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा जैसे ट्रेपेजियम हो गया, तो जो इसकी एक साइड होगी, ठीक है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, तो मतलब ये वाली साइड इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। जैसे अगर मान ले इसको हम लोग नेम कर दें ए बी और सी डी, तो हमारी ए बी वाली साइड पैरेलल होगी सी डी के। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा फिगर, ट्रेपेजियम हो जाएगा। और जो हमारी ए सी और बी डी लाइन है ये हमारी कैसी साइड्स होंगी, नॉन पैरेलल साइड्स होंगी। कैसी साइड्स होंगी, नॉन पैरेलल साइड्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम लोग कि जो हमारी ये वाली जो साइड्स है पैरेलल है, ये लेंथ में इक्वल नहीं होंगी, सिर्फ वो पैरेलल होंगी लेकिन इक्वल नहीं होंगी। क्योंकि आप देख सकते हैं जो ए बी लाइन है ये शॉर्ट लाइन है, और जो हमारी सी डी लाइन है ये क्या है, हमारी बिगर लाइन है। तो क्या ये आपस में इक्वल है लेंथ में, लेंथ में इक्वल नहीं होगी, लेकिन बस एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो इसमें एक पेयर होगा जो कि क्या होगा, पैरेलल होगी। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेपेजियम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सर्किल देखेंगे। तो सर्किल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। की पार्ट्स इंक्लूड द सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस। द डायमीटर इज द ट्वाइस द रेडियस। अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये देख लें हम लोग सर्किल को, ये सर्किल हो गया हमारा। अब जो सर्किल होता है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना होता है। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना होता है हमारा सर्किल। अब इसमें एक क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है। इस सेंटर पॉइंट से जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं सर्किल पे, ये इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। कैसी होगी, इक्वल होगी। सेंटर से जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं सर्किल पे लाई करते हैं, वहां से हमारी जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल सेम होगी, इक्वल होगी। तो ये हमारा जो पॉइंट होता है बीच का, ये हमारा होता है सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये हमारा कैसा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये हमारा मिडिल पॉइंट इसको हम लोग कहते हैं। जो रेडियस होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एज। तो जो हमने अभी बताया, जो सेंटर से एज तक मतलब कि किसी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या नाम देंगे, रेडियस। उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कमफ्रेंस, द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल। तो जो ये टोटल डिस्टेंस है सर्किल की, पूरी सारे पॉइंट्स को मिला के जो टोटल डिस्टेंस आई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। जबकि हम लोग और फिगर्स में जब हम लोग उसकी बाउंड्रीज का डिस्टेंस निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर। लेकिन सर्किल के रेफरेंस में हम लोग उसको क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस कहेंगे। पेरीमीटर को हम लोग सर्किल में क्या कह देंगे, सर्कमफ्रेंस के नाम से इसको नेम करेंगे। अब हम लोग आएंगे डायमीटर पे। तो डायमीटर डिस्टेंस अक्रॉस द सेंटर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पार्ट्स ऑफ सर्किल के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। पहला हम लोग आता है रेडियस। तो रेडियस में भी हम लोग ने पढ़ा है आगे, एक सेंटर ऑफ सर्किल से किसी भी पॉइंट जो सर्किल पे लाई करेगा और सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो सेंटर ऑफ पॉइंट से किसी भी सर्किल पे लाई किए हुए पॉइंट्स के आपस की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। फिर हम लोग देखेंगे आर्क के बारे में, देख लेते हैं पहले।
तो यहाँ पे ये देखेंगे जो सर्किल है, तो जो आर्क होता है इट इज द पार्ट ऑफ द सर्किल, ये पूरे ही सर्किल का क्या होगा, कोई पार्ट होगा। तो जैसे ये देख लेते हैं, उसकी बाउंड्री का कोई भी पार्ट होगा हमारा आर्क। तो यहां से अगर हम लोग इतना कट कर ले पार्ट को, तो ये जो हमारा ऐसे बन जाएगा, ये जैसे चंदा मामा की तरह, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे आर्क। अच्छा, जितना ये छोटा आर्क बना है ये हमारा माइनर आर्क हो जाएगा। कैसा आर्क हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा। और जितना पार्ट हमारा बड़ा वाला होगा इसको हम लोग कहेंगे मेजर आर्क। क्या कहेंगे, मेजर आर्क। ठीक है, तो जो छोटा पार्ट होगा उसको हम लोग माइनर आर्क कहेंगे, और जो बड़ा आर्क होगा हम लोग उसको क्या कहेंगे, मेजर आर्क। फिर हम लोग आ जाते हैं कॉर्ड पे। अच्छा, कॉर्ड क्या होता है, तो कोई भी एक लाइन जो कि हमारी क्या करें, एनी लाइन, ठीक है, एनी लाइन विच टचेस द पॉइंट ऑफ द सर्किल, मतलब सर्किल के किसी भी दो पॉइंट्स को जो टच करेगी लाइन सेगमेंट, वो हमारी लाइन कैसी होगी, कॉर्ड ऑफ द लाइन होगी। ठीक है, कॉर्ड ऑफ द सर्किल होगी, उसको हम लोग कहेंगे, उस लाइन सेगमेंट को कहेंगे कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया इस सर्किल पे, एक पॉइंट ये हो गया। तो ये हमारी जो लाइन टच करेगी इन दोनों ही पॉइंट्स को, ये हमारा कैसी लाइन हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग यहाँ बनाना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी लेकिन बस टच करेगी, तो ये हमारी लाइन कैसी हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग यहाँ से ये बना दें तो ये भी हमारी लाइन कैसी हो गई है, कॉर्ड हो जाएगी, जो कि सर्किल के किसी दो पॉइंट्स को क्या करेगी, टच करेगी, तो ये हमारी कॉर्ड हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे टेंजेंट पे। तो टेंजेंट क्या होता है, कॉर्ड हमारी इंटीरियर ऑफ द सर्किल बनती है, लेकिन जो टेंजेंट होती है हमारी लाइन वो हमारी एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल बनती है, मतलब कि सर्किल के बाहर बनेगी। तो ये लाइन होगी कि सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे सर्किल को क्या करेगी, टच करेगी, लेकिन कहां पे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, सर्किल के बाहर पे। तो किसी एक पॉइंट पे अगर टच करती है आपकी कोई भी लाइन, ठीक है, वो हमारी कौन सी लाइन कहलाएगी, टेंजेंट लाइन कहलाएगी। तो एनी लाइन which touches the one point of the circle in the exterior of that circle, out of the exterior of the circle, it is called an tangent line। तो कोई लाइन जो कि पास आउट होगी टच करते हुए एक पॉइंट को सर्किल के, लेकिन कहां पे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल के, तो वो लाइन हमारी क्या, कैसी लाइन कहलाएगी, टेंजेंट लाइन हो जाएगी हमारी। अब डायमीटर क्या होता है, तो हम लोग ने कॉर्ड में देखा कि यहाँ पे जब किसी दो पॉइंट को हमारे टच करेगी क्या, सर्किल की लाइन, तो वो हमारी कैसी हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। लेकिन अब वही लाइन हमारी सेंटर से पास होके जाए, कहां से पास होके जाए, सेंटर ऑफ द सर्किल से पास होके जाए, हमारी कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल से पास होके जाए और किसी दो पॉइंट को टच करे सर्किल के, तो वो हमारी जो लाइन हो गई अब वो क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायमीटर। अच्छा, डायमीटर हम लोग जानते हैं कि हमारा ये रेडियस का 2r होता है, ठीक है, ट्वाइस होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो रेडियस था हमारा, ये ऐसे रेडियस था, तो एक आर ये हो गया। अब इधर भी हम लोग इसको टच कर दे इस वाले सर्किल से भी के पॉइंट से, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, आर हो गया। अब देखिए ये दोनों ही पूरा ये हमारी क्या बन गई, कॉर्ड लाइन बन गई, जो कि सेंटर से पास होके जा रही। तो कितने आर हो गए, एक आर ये हो गया यहां से यहां तक रेडियस, और एक पॉइंट हमारा ये आर हो गया। तो आर प्लस आर कितने आर हो गए, 2r हो गए। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस होता है किसके, रेडियस के। ठीक है, तो हमारा जो डायमीटर होगा वो हमेशा 2r होगा। सो यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि कोई कॉर्ड हमारी अगर सेंटर ऑफ द सर्किल से पास होके टच करेगी किसी सर्किल को दो पॉइंट पे, तो वो हमारी जो लाइन होगी वो हमारी कैसी लाइन हो जाएगी, डायमीटर। लेकिन अगर सेंटर ऑफ सर्किल से पास होके नहीं जा रही है, तो इसका मतलब वो हमारी जो लाइन टच करेगी किसी दो पॉइंट को ऑन द सर्किल पे, वो लाइन हमारी क्या कहलाएगी, कॉर्ड ऑफ द सर्किल कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद सर्कमफ्रेंस हम लोग ने जान ही लिया था अभी आगे कि हमारी जो टोटल डिस्टेंस होती है किसी भी सर्किल की, वही हमारी क्या हो जाती है, उसकी सर्कमफ्रेंस हो जाती है। हम लोग जानते हैं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, ठीक है, जो कि r हमारा रेडियस होता है और पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 22/7। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेक्टर पे। तो अब सेक्टर क्या होता है, तो एनी रीजन और एनी एरिया बाउंडेड बाय द टू रेडियाई और द आर्क ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड एन सेक्टर ऑफ द सर्किल। कहने का मतलब है कि ये देखिए यहाँ ये हमारा सेंटर हो गया पॉइंट का, और यहाँ से यहाँ एक ये रेडियाई हो गई और एक ये और ये रेडियाई हो गई। ठीक है, तो जो हमारा रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई, दो रीजन जो रीजन होगा वो दो रेडियाई से बाउंडेड होगा और एक आर्क से बाउंडेड होगा। तो ये एक हमारा क्या हो गया, आर्क। तो जो ये बीच का एरिया हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर। अब ये छोटा सेक्टर है इसलिए इसको हम लोग कहेंगे माइनर सेक्टर। क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। और जो ये वाला हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है,
तो ये हमारा माइनर सेक्टर और वो हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा। इसी तरह हमारा सेगमेंट हो जाएगा। अब यही कॉर्ड, हमारी जो कॉर्ड वाली लाइन थी, ये किसी टच करे, ठीक है, टच करे, और ये आर्क, सो एरिया बाउंडेड बाय देन कॉर्ड एंड द आर्क ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड एन सेगमेंट ऑफ द सर्किल। जो एरिया आपका बाउंडेड होगा एक कॉर्ड से, ठीक है, ये वाली कॉर्ड जैसे हमने देखा, और आर्क के बीच का जो एरिया होगा, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। अब जो ये छोटा वाला सेगमेंट है, ये हमारा माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और जो हमारा बड़ा वाला पार्ट होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। तो हम लोग ने जान लिया माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, सेक्टर के बारे में भी जान लिया, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। कॉर्ड भी हम लोग ने जान लिया कि क्या करेगी, एक लाइन जो कि किसी सर्किल के पॉइंट से क्या करेगी, टच करेगी, ठीक है, किन्हीं 2 पॉइंट से टच करके होके जो लाइन पास होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। टेंजेंट जो कि 1 पॉइंट से टच होके जाएगी वो हमारी टेंजेंट लाइन हो जाएगी। रेडियस हम लोग जानते हैं, ये सेंटर और किसी पॉइंट ऑफ सर्किल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी रेडियस हो जाएगी। सेक्टर, इट इज एन एरिया और रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क, ठीक है, कोई एरिया जो कि बाउंडेड होगा 2 रेडियाई और इस आर्क से, वो हमारा जो रीजन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। जब हमारा कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। और आर्क हमारा जानते हैं ये कोई पार्ट ऑफ द सर्किल होगा, ठीक है। और डायमीटर हम लोग ने जान लिया 2r होता है। तो ये हमारा हो गया। एक हम लोग का मिस हो गया है पार्ट, जो कि है सेकंड, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड, ठीक है। इसको देखते हैं ये क्या होता है, ये इसमें इस फिगर्स में नहीं दिया है, तो सेकंड को हम लोग देखते हैं। इस सेकंड क्या होता है कि ये हमारा एक सर्किल हो गया। अच्छा, हम लोग ने कॉर्ड में देखा कि जो हमारा लाइन होगी वो सर्किल के किन्हीं 2 पॉइंट से क्या होगी, टच करेगी। लेकिन अगर यही लाइन इन दोनों ही पॉइंट्स को क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे लाइंस को, ठीक है, सर्किल के किसी 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर दे एक लाइन हमारी, तो जो हमारी लाइन हो जाएगी वो हमारी कैसी लाइन हो जाएगी, इसको हम लोग कहेंगे सेकंड ऑफ द सर्किल, सेकंड ऑफ सर्किल। तो ये अगर एनी लाइन, एनी कॉर्ड विच इंटरसेक्ट द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किल, दे आर कॉल्ड एन सेकंड ऑफ द सर्किल। या लाइन कह लीजिए, अ लाइन विच इंटरसेक्ट 2 पॉइंट ऑफ द सर्किल, इट इज कॉल्ड एन सेकंड ऑफ द सर्किल। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी सेकंड ऑफ द सर्किल। अगर हमारी सर्किल को टच कर रही है हमारी एक लाइन जो कि सर्किल के किन्हीं 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, तो वो हमारी कॉर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर वही लाइन सर्किल के किन्हीं 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करके हुए जा रही है, तो वो हमारी कैसी लाइन हो जाएगी, सेकंड ऑफ द सर्किल हो जाएगी। और बाकी हमने आपको मेजर और पूरे जितने भी पार्ट ऑफ सर्किल है ये बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस में। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सर्किल एंड स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमको एक क्वेश्चन दिया है, ये फिगर दिया और उससे स्टेटमेंट हमको देनी है, हमको बताना है ये ट्रू होंगे कि फॉल्स होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, OS इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो क्या भैया हमारा जो ये OS है, ये क्या हमारा सर्किल है और रेडियस है हमारा? तो हमने अभी पढ़ा है सेंटर ऑफ पॉइंट से कोई भी अगर हमारी लाइन ड्रॉ होगी और किसी भी सर्किल के पॉइंट से टच करेगी, तो वो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगी, जो वो हमारी लाइन हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो OS है वो हमारा कैसी लाइन होगी, रेडियस ऑफ द सर्किल होगी। तो यहां पे हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे PQ इज द सेकंड ऑफ द सर्किल। तो जो हमारी ये लाइन है, P ये पॉइंट हो गया और Q ये हो गया हमारा, ठीक है। तो जो हमारी ये वाली लाइन है, क्या ये हमारी सेकंड ऑफ द सर्किल है? यही चीज आपको देखना है। हमने पहले में पढ़ा है ना कि जो सेकंड होगा वो हमारे सर्किल के किन्हीं 2 पॉइंट को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन यहां पे क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। ये देखिए, ये लाइन क्या इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। बस क्या कर रही है, टच कर रही है। देखिए पॉइंट P पे टच कर रही है और पॉइंट Q पे। और हमने पढ़ा है जब भी कोई लाइन हमारी सर्किल के किन्हीं 2 पॉइंट से टच करे तो वो हमारी लाइन कैसी हो जाती है, कॉर्ड ऑफ द सर्किल हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉर्ड ऑफ द सर्किल। लेकिन अगर यही अभी लाइन इंटरसेक्ट कर देती है, आगे एक्सटेंड हो जाती, तो फिर ये हमारी क्या हो जाती, सेकंड ऑफ द सर्किल हो जाती। तो इसलिए हमारी जो PQ लाइन हो जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ द सर्किल, सेकंड नहीं कहलाएगी। इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब इफ वी ज्वाइन O एंड P, तो हम लोग अगर O और P को ज्वाइन कर दें, ठीक है, हम लोग यहाँ पे O और P को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो क्या ये OP जो लाइन है ये हमारी रेडियस ऑफ द सर्किल कहलाएगी?
तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया है कि अगर हमारी कोई भी लाइन सेंटर से पास हो, सेंटर से ड्रॉ हो और किसी भी सर्किल के पॉइंट पे टच करे, तो वो हमारी जो लाइन हो जाती है वो हमारी क्या हो जाती है, रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाती है। तो ये पी क्यू पी ओ हमारी जो लाइन होगी ये हमारी कैसी होगी, रेडियस ऑफ द सर्किल होगी। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू। सो ये हमने तीनों क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग इसकी एक नेक्स्ट क्लास बनाएंगे जहां पे हम लोग सारे क्वेश्चंस इसके कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वहां पे हम लोग सारे क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको इतना पूरा समझ में आया होगा। जहां पे आपको ना समझ में आया हो, आप फिर से इन वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, इनको फिर से एक बार पूरा करिए, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये एक दो बार अगर आप जब वीडियो इसको देखोगे बार बार, तो आपको क्या हो जाएगा, आपके माइंड में सारी चीजें अच्छे से रिकैप हो जाएंगी। क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 9th में आएगा ही आएगा। 9th में सीधे आपको पढ़ाना चालू कर दिया जाएगा, ये बेसिक चीजें आपको वहां पे नहीं बताई जाएंगी, इसलिए आपको अभी से बेसिक समझ लेना है, जिससे आपको 9th में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप बढ़िया लगा होगा ये सेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के साथ अलविदा लेते हैं दोस्तों, थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।